परफेक्शन आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस सेकेंड पेपर के लिए और इंडियन इकोनॉमी का डिस्कशन हमारे साथ आपका जो है वह कंप्लीट हो रहा है। तो आज हम लोग जो है अपने प्रश्न की श्रृंखला में आज हम लोग फोर्थ क्वेश्चन यानी कि चौथे जो है प्रश्न पर आज हम लोग का डिस्कशन होगा। और आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न है बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं। और दूसरा प्रश्न का भाग है कि इन बाधाओं को जो है कैसे दूर किया जा सकता है। इस प्रश्न की क्या पूरी रूपरेखा होगी इसके बारे में पहले समझते हैं और फिर इस प्रश्न के उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं और इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। और इसका उत्तर जो है हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले उत्तर को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे और 4 भाग में जो सबसे पहला भाग होगा वह इस उत्तर की या इस प्रश्न का भूमिका होगा, यानी इस प्रश्न का परिचय होगा या संदर्भ होगा। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं दूसरे भाग की तरफ और ये जो दूसरा भाग होगा ये उत्तर का मुख्य भाग है। और इस उत्तर के मुख्य भाग में जैसा कि हम प्रश्न में देख पा रहे हैं, बिहार की तीव्र आर्थिक विकास की मुख्य बाधाएं क्या हैं, तो हम लोग यही आंसर करने वाले हैं कि बिहार की तीव्र विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं। और इस प्रश्न का जो अगला खंड है वो ये है कि इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो उत्तर के मुख्य भाग में दूसरा जो हम लोगों को आंसर करना है, जो आंसर लिखना है वो ये है कि आर्थिक विकास में मुख्य बाधाओं को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। और फिर हम लोग इस प्रश्न के अंतिम खंड में आएंगे और इस जो है प्रश्न के निष्कर्ष के रूप में हम लोगों को जो है चलना होगा, या निष्कर्ष जो है ये अंतिम पड़ाव होगा इस प्रश्न के उत्तर के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे, भूमिका के बारे में बात करेंगे। भूमिका क्या हो सकता है इसका। अच्छा, इसके उत्तर लिखने का प्रारूप जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि आप भूमिका लिखिए, अलग अलग जो है आप हेडलाइन के माध्यम से या अलग अलग भाग के रूप में आप जो है आंसर कर सकते हैं। जैसे बिहार के तीव्र विकास की मुख्य बाधाएं क्या हैं, इन बाधाओं को आप जो है पॉइंट वाइज लिख के या पॉइंट वाइज आप रिप्रेजेंट करके इसका एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। फिर उसके बाद आर्थिक विकास में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, उन उपाय को पॉइंट में लिख करके आप एक्सप्लेन कर दीजिए और आप निष्कर्ष की तरफ आ जाते हैं और निष्कर्ष हम लोग लिख लेते हैं। ये पहला स्वरूप होगा। दूसरा स्वरूप इसका ये होगा कि हम लोग भूमिका और निष्कर्ष तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। इस प्रश्न को एक दूसरे तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है कि आप बिहार के तीव्र विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं। जैसे मान लीजिए कृषि का पिछड़ापन, अगर ये मुख्य रूप से बाधा है बिहार के आर्थिक विकास में, तो हम लोग पहले बाधाओं को लिखेंगे और बाधाओं के जस्ट बाद जो दूसरा पैसेज होगा उस पैसेज में हम लोग इस बाधा से कैसे निपटा जा सकता है उस उपाय के बारे में भी हम लोग को लिख देना होगा। तो हमको अलग थलग नहीं लिखना है, ये एक कंप्लीट जो है आंसर राइटिंग हुआ, एक कंप्लीट आंसर होगा। आई थिंक आप ये बात समझ पा रहे होंगे। यानी कि भूमिका कंप्लीट होने के बाद हम लोग को पहले बाधाएं लिखनी है। और जैसे मान लीजिए आपने बाधाओं में लिखा कि कृषि पिछड़ापन एक प्रमुख समस्या है, तो ये कृषि पिछड़ापन समस्या क्यों है इसको एक्सप्लेन करने के बाद जस्ट उसी के नीचे उसका उपाय लिख देना है। फिर हमें लिखना है औद्योगिक पिछड़ापन, ये एक प्रमुख बाधा है आर्थिक समृद्धि में या आर्थिक विकास में एक प्रमुख बाधा है। तो ये बाधा क्यों है इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग और उसके बाद जो है उसका जो उपाय होगा वो जस्ट उसके नीचे वाले पैसेज में हम लोग लिख लेंगे। और इस तरह से बाधाओं के साथ उपाय को लिखते लिखते हम लोग का एक कंप्लीट जो है एक आंसर का एक पैकेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो शुरू करते हैं। इस प्रश्न की भूमिका क्या हो सकती है। जैसा कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं। तो तीव्र आर्थिक विकास के बारे में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे के एक डेटा से आप इसको समझ सकते हैं या इसको शुरुआत कर सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, जिसमें कहा गया था 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे में कि बिहार की जो आर्थिक समृद्धि है वह 10.98% रही है 2021-22 में। और ये 10.98% भारत के सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर बिहार को लाकर के खड़ा कर देता है। यानी अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट के रूप में अगर देखा जाए तो बिहार एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। हालांकि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये हालांकि पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है, इसके बावजूद भी बिहार की अर्थव्यवस्था को पीछे ढकेलने के लिए अर्थव्यवस्था के विकास में कुछ बाधाएं भी हैं, कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हम लोग जो है एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा उठाइएगा और इसमें आप बताइएगा कि सर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि 10.98% इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है
2021-22 के दौरान, यानी कि हालिया के आर्थिक सर्वे डेटा के अनुसार, और ये पूरे भारत में तीसरे स्थान पर बिहार जो है स्टैंड करता है इस ग्रोथ रेट के साथ। और हालांकि ये ग्रोथ रेट एक बेहतर ग्रोथ रेट है और आने वाले समय में हम एक और जो है बेहतर प्रतिशत की तरफ, आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ने के लिए जो है कोशिश में है। इसके बावजूद जो है बिहार के इस ग्रोथ रेट को पीछे खींचने के कई सारे जो है उपाय या कई सारे जो है चर हैं जो कार्य कर रहे हैं। तो ये हम लोग का क्या होगा, इंट्रोडक्शन हो गया। और अब हम लोग जो है तुरंत जो है अगला मुख्य बिंदु लिखेंगे, बिहार के तीव्र विकास में मुख्य अवरोधक या मुख्य बाधाएं। तो इन बाधाओं की बात करें तो इन बाधाओं को जो है हमने यहाँ पर पॉइंट बनाकर कुछ लिख लिया है जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत कर रहे हैं बिहार की तीव्र विकास में यानी आर्थिक समृद्धि में मुख्य रूप से किन बाधाओं की बात की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जिस बाधा की बात करेंगे वो होगा कृषि का पिछड़ापन। बिहार हालांकि एक एग्रेरियन इकॉनमी है, यानी कि कृषिगत अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर 80% से अधिक लोगों का मुख्य व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि है। फिर भी कृषि पिछड़ेपन की समस्या से ग्रस्त है। उसके कई सारे कारण हैं, एक नहीं कई सारे कारण हैं, जैसा कि सीमांत एवं लघु जोतों की संख्या अधिक होना। लगभग कुल कृषि योग्य भूमि में 93%, 93% जो है जो जोते हैं वो सीमांत एवं लघु जोते हैं, यानी कि सीमांत एवं लघु किसान पाए जाते हैं। इसके अलावा कुल कृषि योग्य भूमि पर लगभग 50% से ऐसा जो है कृषि योग्य भूमि है जिस पर आज भी जो है सिंचाई की सुविधा व्याप्त नहीं है। हरित क्रांति का भी हम जो है एक असर देख सकते हैं कि हरित क्रांति का जो है जो कृषि की अर्थव्यवस्था है, बिहार की जो कृषि अर्थव्यवस्था है, इस पर कोई सकारात्मक प्रभाव जो है देखने को नहीं मिला। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कई ऐसे जो है प्रमुख बिंदु हैं जो ये बताते हैं कि बिहार हालांकि एक कृषिगत अर्थव्यवस्था है लेकिन इसके पिछड़ेपन के कई सारे प्रमुख रीज़न रहे हैं। एक और प्रमुख रीज़न आप जो है लिख सकते हैं भूमि सुधार। आज भी बिहार में जो भूमि सुधार कार्यक्रम रहे उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप एक समस्या देखेंगे कि जो है जो जोत के आकार हैं, यानी कि जो खेत हैं, उनका एक असमान वितरण जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं कृषि जो बता रही हैं कि वास्तव में कृषि हालांकि एग्रेरियन इकॉनमी है, कृषिगत अर्थव्यवस्था है, इसके बावजूद भी कृषि क्षेत्र में कई सारी प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं। ये बात सबको क्लियर हो गया। तो ये बाधाओं के रूप में हो गया और जस्ट इसी के बाद हम लोगों को क्या लिखना है, उपाय। क्लियर है बात। तो सबसे पहले कृषि का पिछड़ापन और उसी के साथ साथ हम लोगों को क्या लिखना है, उपाय लिखना है। अब उपाय क्या क्या हो सकते हैं, जो समस्याएं आपने बताया उन्हीं समस्याओं का अगर आप उपाय बताएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो ज़्यादा जो है लाभ जो है देने वाला होगा या उत्तर को एक जो है भार देने वाला होगा। अब जैसे बात करें हम लोग जो है इसमें क्या क्या जो है इस पिछड़ेपन को कैसे कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे एक प्रमुख समस्या सिंचाई की है, तो सिंचाई से संबंधित योजनाओं के माध्यम से सरकार को इस पर विस्तृत कार्यनीति बना करके काम करने की आवश्यकता होगी। भूमि सुधार कार्यक्रम को जिस प्रकार सरकार डिजिटलाइज कर रही है उसको और ज़्यादा कारगर बनाने की आवश्यकता है, ताकि भूमि विवाद से संबंधित या भूमि की समस्या जो कह सकते हैं असमान वितरण की जो समस्या है उस समस्या को जो है दूर किया जा सके। इसके अलावा सरकार जैविक कृषि, जहाँ पर केवल 13 जिलों को ही अभी जो है समन्वित किया गया है, इस 13 जिले के जैविक कृषि कार्यक्रम को इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की आवश्यकता है, ताकि इससे किसानों की आय बढ़े। क्योंकि जो जैविक उत्पाद होते हैं वो महंगे बिकते हैं और किसानों की आय का एक प्रमुख जो है या मुख्य साधन हो सकता है भविष्य के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार का जो कृषि विभाग है वो भी कई सारे प्रयास कर रहा है और इस प्रयास को और बेहतर करने की आवश्यकता है, जैसे कि एक्सीलेंस सेंटर कृषि के क्षेत्र में स्थापित करना या कृषि के डिजिटलाइजेशन के लिए बिहान ऐप को लॉन्च करना। इन एप्लीकेशन के बारे में या इन एक्सीलेंस सेंटर को जो है के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश करने की आवश्यकता होगी और तभी जो है कृषि के पिछड़ेपन जैसी समस्याओं को हम जो है दूर कर सकते हैं या कृषि को एक किसानों के लिए आय का एक प्रमुख साधन या आर्थिक समृद्धि में एक बेहतर रोल के रूप में देखा जा सकता है। तो आई थिंक ये पहला बिंदु आप सब लोगों को क्लियर हो गया। इतनी बातों से आपको पता चल गया होगा कि हम लोगों को इस उत्तर में या इसके एक्सप्लेनेशन में किन बातों या किन मुद्दों को आपको लिखना है।
फिर हम लोग बढ़ते हैं औद्योगिक पिछड़ापन क्या है, और फिर हम लोग इसके बाद क्या लिखने वाले हैं इससे संबंधित उपाय। अब औद्योगिक पिछड़ापन की बात अगर करें तो हम इसकी बात भी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आंकड़ों से कर सकते हैं, जिसमें देखा गया कि जो आर्थिक समृद्धि 10.98% रही, उसमें सबसे कम समृद्धि जो है वह औद्योगिक जो है क्षेत्र की रही। और ये औद्योगिक क्षेत्र का पिछड़ापन ही बताता है कि वास्तव में बिहार में उद्योग के क्षेत्र में जो प्रत्याशित वृद्धि देखी जा सकती है वो वास्तव में देखने को नहीं मिल रही है। उसके कई सारे कारण हैं, जैसे पूंजी का अभाव होना, आधारिक जो अवसंरचना है उसका विकास आज तक ना हो पाना, ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो बिहार में उद्योग को पीछे ढकेलने का काम या औद्योगिक पिछड़ेपन की स्थिति में बिहार को ला करके खड़ा कर दिया है। अगर हम उपाय की बात करें तो औद्योगिक जो है पिछड़ेपन की समस्या को दूर करने के लिए सरकार कई सारे बेहतर प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं बिहार सरकार की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना है, जो चर्म शिल्प और कपड़े के उत्पादन से संबंधित योजना है, जिसमें सरकार लगभग 60,000 करोड़ के आसपास सरकार इस मुद्दे पर पैसे खर्च कर रही है। इसके अलावा सरकार की जो है नीति, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को शुरू किया गया है। राज्य में औद्योगिकरण को बेहतर करने की दिशा में, और ये जो स्टार्टअप नीति है या जो निवेश नीति है, ये आने वाले समय में जो है मुझे लगता है कि औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने में काफ़ी जो है कारगर साबित होगा। इन योजनाओं की जो पहुंच है सरकार को और जो है विस्तृत करना होगा या इसको और ज़्यादा समावेशी बनाना होगा, ताकि जो है इन समस्याओं को दूर किया जा सके। तो हम ये उपाय में लिख सकते हैं कि सरकार के जो विभिन्न औद्योगिक कार्यक्रम है, चाहे वो स्टार्टअप नीति हो गया, चाहे वो महिला उद्यमी योजना हो गया, चाहे युवा उद्यमी योजना हो गया, चाहे वो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति हो गया, इनको जो है पारदर्शी तरीके से समावेशी रूप में इनको प्रस्तुत करना होगा, और इस आधार पर बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसके उपाय में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर समिट होता है, जैसे पटना में काफ़ी इन्वेस्टर समिट हुए हैं अभी फिलहाल, इसको और ज़्यादा इनकी संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है, और अन्य राज्यों से और अगर पॉसिबल हो तो जो है आउट ऑफ कंट्री से भी जो है बिहार में जो है निवेश के आकर्षण की योजना को बनाने की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम लोग तीसरे बिंदु पर आते हैं, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। ये एक बड़ी समस्या है, बिहार के बड़ी बाधा है बिहार के आर्थिक समृद्धि में या तीव्र विकास को पाने में एक मुख्य बाधा है। अब ये जनसंख्या बाधा कैसे है? क्योंकि जो जनसंख्या है ये दरअसल तीव्र यानी कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, और आपको पता होगा कि जो जीएसडीपी होता है, अगर जनसंख्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जाए तो जो बढ़ी हुई आर्थिक समृद्धि है उसको जनसंख्या निष्प्रभावी कर देती है। और अगर बढ़ी हुई आर्थिक समृद्धि जनसंख्या के बढ़ने से निष्प्रभावी हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि पर सरकार को जो है एक कारगर कानून बनाने के लिए इस पर एक बार सोचने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार को जो है आप लिख सकते हैं कि उपाय के बारे में सरकार कई सारे प्रयास भी कर रही है, लोगों को जनसंख्या के संदर्भ में यानी जनसंख्या वृद्धि के बारे में सरकार लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रही है। और आप देख सकते हैं कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है जो पहले बिहार में 3 से ज़्यादा हुआ करता था, जिसको वर्तमान में जो है वर्तमान में इसे जो है 2.9 पर ला दिया गया है, यानी बिहार में जो प्रजनन दर है वर्तमान में 2.9 है, जिस प्रजनन दर पर सरकार का ये वायदा भी है कि इसे भविष्य में 2.9 को 2 जो है पर लाने की उम्मीद है, या इस प्रजनन दर को कम करके 2 तक लाया जाएगा। इसके लिए सरकार जो है महिलाओं की शिक्षा से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित कई ऐसे प्रयास जो है वह कर रही है, ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके और आर्थिक समृद्धि के रूप में ये कहीं कोई बाधा के रूप में न जो है दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं और चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, निम्न प्रति व्यक्ति आय। जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी कम है। अगर हम भारत के सभी राज्यों की तुलना में अगर बात करें तो सबसे निम्न प्रति व्यक्ति आय जो है वह बिहार राज्य की ही देखी जा सकती है। जो वर्तमान में जो आय है वह है 54,383। ये चालू
कीमत पर ये जो है बिहार की प्रति व्यक्ति आय है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये लगभग 50,000 के लमसम में ये आय है। और अगर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम अगर देखना हो तो आप गोवा का देखेंगे, जहाँ पर लगभग 4.5 लाख प्रति जो है 4.5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जो है वह प्रति व्यक्ति आय है। तो आप एक तुलना करेंगे तो देखेंगे कितना ज़्यादा जो है असमान वितरण है कि किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख और कहाँ पर जो है 54,383 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय है। और इस प्रति व्यक्ति आय के कम होने का जो कारण है वह जो है जीएसडीपी में जो प्रत्याशित वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं है और जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है। तो जब आय कम होगी और जनसंख्या ज़्यादा होगी तो प्रति व्यक्ति आय अपने आप निम्न हो जाएगी। यानी प्रति व्यक्ति आय को अगर बढ़ाना होगा तो जनसंख्या को या तो कम करना होगा या तो जीएसडीपी को बढ़ाना होगा। इन दोनों में किसी में भी अगर हम सफल होते हैं तो हमारा जो ये प्रति व्यक्ति आय के पहले जो निम्न लगा है ये निम्न शब्द जो है यहाँ से हट सकता है। ये आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तो उपाय के रूप में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने के लिए सरकार मुख्य रूप से प्रत्येक वर्ष जीएसडीपी पर लगातार कोशिश कर रही है कि जीएसडीपी का आकार प्रत्येक वर्ष जो है एक आकार बढ़ता जाए और जनसंख्या दर जो है कम हो, यानी जनसंख्या कम हो ताकि जो है जो प्रति व्यक्ति आय है वह जो है बेहतर रिप्रेजेंट हो पाए या बेहतर दिखाई दे। अगली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और वो है कमजोर आधारिक संरचनाएं। किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार होती हैं कमजोर आधारिक संरचनाएं। और ये कमजोर आधारिक संरचनाएं अगर इनकी समस्या बनी रह गई तो ये अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से खोखला कर देती हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो ये एक प्रमुख समस्या रही है, यानी कि जो मूलभूत समस्याएं हैं जैसे सड़क, बिजली, पानी, इन प्रमुख समस्याओं के अभाव के कारण भी जो है बिहार की जो आर्थिक समृद्धि है यानी आर्थिक विकास जो है वह प्रभावित रहा है। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग अपर्याप्त मानव विकास की बात करें, जनसंख्या वृद्धि तो हुई है लेकिन वास्तव में ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट बिहार में नहीं हुआ है। हालांकि सरकार इसके लिए कई सारे प्रयास कर रही है, जैसे बिहार कौशल विकास मिशन, कुशल युवा कार्यक्रम। इन कार्यक्रम को सरकार को और ज़्यादा पारदर्शी और ज़्यादा समावेशी जो है बनाने की आवश्यकता है ताकि इसका प्रभाव राज्य के आम जनमानस पर पड़ सके और जो हमारे पास अतिरिक्त जनसंख्या है उसको हम मानव संसाधन के रूप में बिहार राज्य में प्रयोग कर पाएँ। तो ये उपाय के रूप में लिखेंगे और ये आपकी ये प्रमुख समस्या है। प्राकृतिक आपदा की बात करें अगर हम लोग तो बिहार जैसे ही प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात की जाती है तो हम प्रत्येक वर्ष बाढ़ और सूखा ये दोनों ही स्थितियों की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याओं से निपटने के लिए जो आपदा प्रबंधन है उसको बेहतर या ये कह सकते हैं आपदा प्रबंधन विकास को बहुत अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। और अगर जो है आपदा प्रबंधन को हम बेहतर या प्रभावी बना सकते हैं तो बिहार की इस जो है जो कालांतर समस्या है, जो एक पारंपरिक समस्या है, इस समस्या को हम जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो आई थिंक हम लोगों ने ये लिख लिया कि हम लोगों ने बाधाएं भी जान ली और बाधाओं को दूर कैसे किया जा सकता है, साथ साथ हम लोगों ने उपाय भी हम लोगों ने लिख लिया। और बाधाओं और उपाय को लिखने के बाद अब अंतिम पड़ाव में हम लोग चलते हैं। तो अंतिम पड़ाव इस प्रश्न का होता है निष्कर्ष होता है। अब निष्कर्ष हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल प्रश्न था, कहीं ऐसा कुछ इसमें टेक्निकल कोई वर्ड नहीं है। तो हम निष्कर्ष जो है जो हम लोगों ने आंसर लिखा उसी के आधार पर एक निष्कर्ष हम बना सकते हैं हम लोग या लिख सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बिहार की आर्थिक समृद्धि के सामने या आर्थिक विकास के समक्ष बाधाएं पहाड़ जैसी खड़ी हैं, लेकिन सरकार इनको चुनौती के रूप में लेते हुए आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी कार्यक्रम के प्रयोग के माध्यम से देश की आर्थिक समृद्धि को प्रत्येक वर्ष एक नए आयाम पर पहुंचाते जा रही है, एक नए रिकॉर्ड स्तर पर जो है हम आर्थिक समृद्धि को लाने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक कंक्लूजन लिखा और इस कंक्लूजन के साथ इस प्रश्न का उत्तर यहीं पर फिनिश होता है। और आई थिंक ये पूरी बात आपको क्लियर हुआ होगा। और अगले प्रश्न के साथ हम लोग मिलते हैं और अगले प्रश्न पर हम लोग जो है एक बेहतर उत्तर के प्रारूप के आधार पर हम लोग अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।